एक तो है कि ये प्रेरणापूर्ण है, प्रेरणादायी है। करीबन 1700 कॉफी शॉप्स ऑल ओवर ओह, इंडिया और इंडिया के बाहर भी की कंपनी भी एक डिफिकल्ट समय से गुजर रही है। नमस्ते दोस्तों। द करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉफी शॉप के बारे में जहां हमने कई मीटिंग्स करी है, जहां पे कितने सारे लोगों ने बातें की होगी, मीटिंग्स की होगी, काम किया होगा। आप तो जान चुके होंगे मैं कौन से कॉफी शॉप के बारे में बोल रही हूँ। वो है सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे। जितेंद्र, सीसीडी एक रोचक आविष्कार है जिसने अंतरराष्ट्रीय चेन्स को भी टक्कर दिया। तो आप हमें इसके बारे में बताइए। जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो देखिए ललिता, ये जो कहानी है ये बहुत रोचक है। जैसा आपने कहा, इसमें दो प्रमुख अंग है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। एक तो है कि ये प्रेरणापूर्ण है, प्रेरणादायी है। और दूसरा अंग ये भी है, दूसरा पहलू ये भी है कि एक तरह से सावधानी या चेतावनी का संकेत भी ये कहानी देती है। तो अभी हम संक्षिप्त रूप में एज एन इंट्रोडक्शन ये दोनों चीजों पे बात करते हैं। तो जी। देखिए 1996 में ये जो फाउंडर है, उनके संस्थापक वीजी सिद्धार्थ, उन्होंने बेंगलोर से एक पहला आउटलेट, हम उसे अभी कॉफी शॉप ही कहेंगे क्योंकि अगर हम उसे लिटरली शुद्ध हिंदी में दुकान कहते हैं तो वो छवि सामने नहीं आती है जो हमें पसंद है और जिसका जी। अनुभव हम कर चुके हैं। तो ये जो हम्म, एक अनन्य साधारण अनुभव है, तो इसके लिए यही ठीक मुझे लगता है कि हम उसे कॉफी शॉप करके ही संबोध देते हैं। ठीक तो है। एक शॉप, एक कॉफी शॉप या एक आउटलेट हम उसे कह सकते हैं, वहां से ये कहानी की शुरुआत होती है। ये है 1996 में उनको ओके। उसमें सफलता प्राप्त होती है। और आगे हम्म, जाके ये कॉफी चेन का एम्पायर हम उसे कह सकते हैं, ये इतना हम्म, बड़ा हो जाता है कि 2016 या हम्म, 2017 में करीबन हम्म, 1700 कॉफी शॉप्स ऑल ओवर ओह, इंडिया और इंडिया के बाहर भी चार पांच देशों में इसके आउटलेट्स खुल जाते हैं। तो ओके। इस अगर इस अंग से हम देखें कि जो व्यक्ति हम्म, कुछ करना चाहता है, कारोबार बढ़ाना चाहता है, वो कौन से स्तर पे अपना कारोबार लेके खड़ा कर सकता है, तो हम्म, ऐसे हम देखें तो इसमें प्रेरणा बहुत है। हम्म, और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी हम्म, बहुत लंबे समय तक कंपनी को घाटा झेलना पड़ा। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कंपनी को फेस करनी पड़ी। और जी। उसके बाद लगभग ये तय नहीं था कि क्या कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम्म, उनके जो फाउंडर है, जैसे सब लोग जानते होंगे कि उनका एक दुखद निधन हुआ। तो उसके हम्म, बाद एक तरह से उनकी जो पत्नी है, तो उन्होंने एक जुझारू वृत्ति का आविष्कार देते हुए ये जी। कंपनी आगे जारी रखी और हम्म, उसमें कुछ बदल करने की कोशिश की। हम्म, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरह से सावधानी और चेतावनी का भी संकेत ये कहानी में जरूर है। जी। तो ये कंपनी कितनी बड़ी हो गई? तो हम एक अलग अलग क्राइटेरिया लगा के ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर हम्म, हम टोटल रिवेन्यू की बात करें हम्म, तो हम्म, 2016 या 2017 में ये कंपनी 3,000 करोड़ का रिवेन्यू क्रॉस कर चुकी थी। आगे चल के okay, ये 4,200 4,200 करोड़ तक उनका कारोबार बढ़ गया। तो ये एक उसका मापदंड हो सकता है, ये क्राइटेरियन हो हम्म, सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उनकी टोटल आउटलेट्स कितनी है। तो हम्म, उनकी टोटल आउटलेट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे 2016 या 17 में 1700 तक पहुंच गई थी। ये दूसरी बड़ी बात है। ओह, तीसरा ओके। हम कह सकते हैं कि जब कंपनी बड़ी होती है तो उसके जो हम्म, भिन्न अंग होते हैं, अलग अलग हम्म, फंक्शंस होते हैं, कभी कभी हम्म, उनको उस मुख्य कंपनी के अंकित कोई दूसरी कंपनी भी स्थापित करना जरूरी होता है बिजनेस के लिए। हम्म, जैसे अंग्रेजी हम्म, में हम उसे सब्सिडरी कंपनी या जॉइंट ओके। वेंचर या एसोसिएट कंपनी कह सकते हैं। तो इस तरह हम्म, की सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनियां जो मुख्य हम्म, कंपनी में अंकित है, वो हम्म, करीबन 48 हो चुकी थी एक जमाने में। तो इससे हम ओके। अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी का कारोबार कितना बढ़ चुका था। जी। तो ये समझ आता है कि पूरे भारत में इनके आउटलेट्स थे, सीसीडी के। तो ये कैसे उन्होंने कर दिखाया, हमें बताइए। जी,
एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो फाउंडर है, बिजनेसमैन है, अंतरपुनर है, हम अलग अलग संज्ञा दे सकते हैं उनका जो काम है उसको लेके। तो एक तरह से ये जादू भी हम कह सकते हैं कि उनकी जो प्रेरणा पूर्ण ये सब एक्शंस हुई। और दूसरा हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक बिजनेस मॉडल उन्होंने इमेजिन किया, कि जैसा हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्टारबक्स ये एक बहुत बड़ी चेन है। फिर कभी कभी कुछ देशों में हम देखते हैं कि कोस्टा कॉफी ये एक अच्छी चेन है। और भारत की ऐसी चेन क्यों न हो। तो ये विषय लेके उन्होंने एक ये तय किया कि मैं कुछ करूंगा। और ये जानना जरूरी है कि पारंपरिक रूप से उनकी जो फैमिली है वो कॉफी प्लांटेशन के बिजनेस में थी पहले से। तो एक तरह से इस बिजनेस का कुछ ना कुछ तो अनुभव उनको था, उनके पिताजी, उनके माताजी, और वो जो फैमिली बिजनेस है। तो ओके। मैसूर स्थित और मैसूर के नजदीक बहुत बड़ा प्लांटेशन है, जो 20,000 एकर्स हम उसे कह सकते हैं। तो वहाँ कॉफी का उनका बिजनेस है। और उन्होंने शायद वहां से ही प्रेरणा भी। और जब हम ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल और देखते हैं कि जैसे स्टारबक्स एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, तो क्यों नहीं इंडिया में भी इस तरह सा का एक कोई कॉफी चेन, कॉफी शॉप्स की चेन हम प्रस्थापित क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जब अभी इंडिया इकोनॉमिकली बढ़ता जा रहा है और यहाँ की यंग जनरेशन और इवन ओल्डर जनरेशन कि उनकी जो अपेक्षा है मार्केट में कुछ इस तरह की उपलब्धियां होनी चाहिए, कि अगर कुछ गपशप करना है, कभी डेटिंग को जाना है, कभी इवन कोई सीरियस बिजनेस की बात करनी है, और अगर हम ऑफिस में नहीं करना चाहते हैं या ऑफिस में मिलना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम जरूर चाहते हैं कि जहां हम काम कर रहे हैं या जहां हमारा घर है, तो अगर उसी के आसपास अगर कोई अच्छा कॉफी शॉप हो, तो एक इनफॉर्मल तरीके से और एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में, और कॉफी पे क्यों नहीं हम चर्चा करें। तो इस तरह की जो भावना है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो लोग हैं, तो उनके मन में तो ये जरूर है। तो इस विचार करके उन्होंने ये प्रस्थापित किया ये कॉफी शॉप। तो ये हो गया उनका बिजनेस मॉडल। और उनकी सोच क्या थी उसके पीछे, एक तरह से मैं कहूंगा कि उन्होंने ये प्रॉपरली एक अनुमान लगा दिया कि लोगों को इस तरह के कोई कॉफी शॉप की आवश्यकता है। और दूसरी चीज है कि अगर इतना बड़ा कारोबार करना है, तो करोड़ों का व्यवहार अगर हमको करना है, तो धन भी उतना चाहिए, पूंजी जमा करनी होगी। तो उसके लिए अगर हम उनकी जो बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट जो अवेलेबल है, ये कंपनी का जो शेयर है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह अगर हम सर्च करते हैं, तो कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको मिलते हैं। 2015 से लेके अगर हम ये स्टडी करें, तो उसमें हमको ये पता चलता है कि 2006 तक, आई मीन 1996, 1996 में ये शुरुआत हुई, और 2006 2010 तक जो प्राइवेट इक्विटी यानी बिजनेस में पूंजी लगाने वाले जो ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं कि वो बिजनेस नहीं चलाते हैं, लेकिन बिजनेस का मॉडल वो समझ लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि ये बिजनेस आगे चल के बहुत बड़ा होगा। तो अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट, उसमें निवेश किया जाए, तो उसमें मुनाफा अच्छा हो सकता है। तो ऐसा जो गुट होता है उसे प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल, इस तरह की कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियां थी, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। और 2015 तक एक बार 620 करोड़, एक बार 99 करोड़, इस तरह की पूंजी जमा की गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू 2016 में आया, जिसमें कंपनी ने 1600 करोड़ ना कि सिर्फ ये शेयर कैपिटल के फॉर्म में खड़ा किया, लेकिन जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, यानी 10 रुपए का जो शेयर है अगर कोई 100 रुपए में खरीदता है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो है 90 रुपीज का, 100 - 10, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। तो अगर हम ये फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक तरह से छानबीन करते हैं ये कंपनी की, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 2300 करोड़, 2300 करोड़ इस रकम कंपनी ने खड़ी की सिक्योरिटीज प्रीमियम के तौर पे। तो इतनी भारी जो निवेश ये कंपनी में हुआ, इतनी भारी संख्या का, तो उसे कंपनी को एक तरह से एनकरेजमेंट मिला कि चलो हम और आउटलेट्स खोल लेते हैं। और जब इतनी भारी पूंजी में जो शेयर होल्डर है, जो ओनर्स है बिजनेस के, वो खुद का पैसा लगाते हैं, तो जो वित्तीय संस्था है, बैंक्स है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है,
तो मार्केट में एक एस्टेब्लिश एक ये है कि अगर आप आपका खुद का 100 करोड़ लगाते हैं और 2 3 या 4 साल बिजनेस में आप है, तो जो बैंक्स रहती है, वित्तीय संस्था रहती है, वो 2:1, 2.5:1, कभी कभी 3:1 डेट इक्विटी रेशियो जिसे कहते हैं, यानी आपने 100 करोड़ लगाए हैं तो बैंक आपको 200 करोड़ या 250 करोड़ रुपया कर्जा दे सकती है। तो इस तरह से कंपनी ने 6,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ये वित्तीय संस्था और बैंक इनकी तरफ से खड़ा किया। और जैसा मैंने कहा कि खुद का उनका पैसा और ये जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इस तरह के जो लोग निवेश करते हैं, उनका 2,300 to 2,400 करोड़ इस रेंज में उन्होंने जो सपोर्ट दिया, तो इसके बलबूते पे ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई। ओके। तो इतने बड़े व्यवहार के बाद भी उनको घाटा क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आता। जी जी जी, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं, वो यही एक सवाल को लेके हमेशा उनका कुछ ना कुछ विचार मंथन चलता रहता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, अगर हम बिजनेस लैंग्वेज में थोड़ी हमें बात करनी पड़ेगी अभी, कि बिजनेस में ये जी। ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसेस जो होते हैं, तो उसमें एक जैसे कॉरपोरेट ऑफिस का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो नियोजन करता है कि हमें कितनी ब्रांचेस या कितने आउटलेट्स हमें ओपन करना है, हमें कितने शहरों में जाना है। और अगर हम देखते हैं कि ये सब नियोजन करके कंपनी कर क्या रही है, तो उनका एक ग्राहक अनुभव केंद्र एक तरह से हम कह सकते हैं, ये जो आउटलेट है, तो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव मिले, इसके लिए जरूरी क्या है कि वो जगह बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए, वहां एसी और ये जो अन्य सुविधाएं रहती है, तो वो सब होना चाहिए। उसका जो फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, ये जो सब है, वो एकदम टॉप क्वालिटी होना चाहिए। तो एक तरह से आप उनको सिर्फ कॉफी नहीं दे रहे हैं, कॉफी के साथ कुछ और चीजें भी नहीं दे रहे हैं, एक आप अनुभव दे रहे हैं अच्छा। और एक आप जगह कस्टमर के लिए उपलब्धि दे रहे हैं कि वहां वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठ के अच्छी तरह से अपना समय वहां बिता सके। तो ये जो एक्सपीरियंस कंपनी को देना है हर एक आउटलेट के, तो वहां एक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। और सर्विस देने के लिए लोगों को, आपने देखा है कि किसी आउटलेट में हम जाते हैं तो 3 या 4 या कभी कभी 5 कर्मचारी भी वहां काम करते हैं, तो उनकी भी सैलरी है, वो जो जगह ली थी है उसका रेंट है, जो आपने ये पूरा इन्वेस्टमेंट वहां किया, फर्नीचर वगैरह जो किया, तो उसका एक एनुअल चार्ज जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो इस तरह से ये, और अगर एसी वगैरह चलाना है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह जो खर्चा आता है वो भी कम नहीं होता है। तो अगर ये सब खर्चे हम जुड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आउटलेट, अगर मान लीजिए, आई मीन ये मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये 3 या 5 या 10 लाख का महीने का खर्चा है वो आउटलेट में, तो अगर जितना वहां माल बिका जाता है, बेचा जाता है, तो उसमें जो मुनाफा होता है, अगर वो ये सब खर्चा जो है वो खर्चा चुकाने में से वो कम हो जाता है, तो कंपनी फिर घाटे में चली जाती है। तो ये एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया कि घाटा क्यों होता है। जैसा हम ये अभी गणित देख रहे थे कि अगर खर्चा, एक पर्टिकुलर जो कॉफी शॉप है उसका अगर महीने का 10 लाख हो रहा है, और कॉफी जो बेची जा रही है, तो उसमें भी उसकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बहुत तरह की कॉस्ट है, तो ये सब निकाल के अगर थोड़ा फार मुनाफा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आउटलेट लेवल पे ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है। लेकिन कंपनी का खर्चा सिर्फ आउटलेट पे नहीं होता है, तो हेड ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, रीजनल ऑफिस रहता है, तो उनकी भी सैलरी है, बैंक से जो पैसा लिया है उनका सूद भी चुकाना है। तो ये सब खर्चे जब हम जोड़ लेते हैं, तो ये हर एक आउटलेट से जो मुनाफा होता है, अगर हम ये सब जुड़ देते हैं कंपनी लेवल पे, ये 1,000 या 1,500 जो भी आउटलेट है, और वो सब हम डिविजनल लेवल पे अगर ये सब हम ऐड कर देते हैं, ये जो मुनाफा है वो भी कम है, अगर ये बाकी के जो कॉरपोरेट खर्चे है, इंटरेस्ट है, और कोई जो खर्चे है कॉरपोरेट ओवरहेड, उससे अगर कम होता है, तो फिर ये घाटे का हिसाब हो जाता है। तो इसके लिए फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है कि एक एक सक्सेसफुल मॉडल एक डिटेल लेवल पे जाके ढूंढना पड़ता है। और वो आसान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पेपर पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर इतना सेल हुआ, इतना ही खर्चा रहा,
तो ये दुकान अभी ये पर्टिकुलर कॉफी शॉप प्रॉफिटेबल हो गई। लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ पेपर पे है। क्या एक्चुअल लाइफ में यह ऐसा हो जाता है? हम अगर ये मान के चलते हैं कि दिन में 2,000 कस्टमर यहाँ आएंगे और इतना हर एक कस्टमर 300 रुपया खर्च करेगा, तो क्या वास्तविक रूप में 2,000 कस्टमर आते हैं या नहीं आते हैं? तो इस पे ये निर्भर होता है। तो इसके लिए ओके। पेपर पे ये मॉडल मिलता है, बट इन रियल लाइफ में ये मॉडल अचीव करना ये कोई सिंपल काम नहीं है। तो ये है, तो ये कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो कैलकुलेशन है, जब कंपनी शुरू शुरू में ये बिजनेस शुरू करती है, तो कंपनी की सोच ये रहती है, और इन्वेस्टर जो है, वो जो निवेशक है, उनको भी ऐसा लगता है कि ये बिजनेस है, ये वॉल्यूम का बिजनेस है। तो हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि 5 अगर कॉफी शॉप हुए, 10 आउटलेट हुए, और हम एक बार कैलकुलेशन करके देखें कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो उनकी इस तरह की सोच होती है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जब तक हम 1,000 आउटलेट्स या 1,500 आउटलेट्स या 2,000 या 3,000 आउटलेट्स तक नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद ही मुनाफा शुरू होने जा रहा है। तो तब तक अगर घाटा होता है तो सहना पड़ेगा। इस तरह की सोच होती है इसके पीछे। और इसीलिए कोई इन्वेस्टर इसमें विश्वास रखता है, वो उसमें निवेश करता है। लेकिन मैनेजमेंट कितना भी अच्छा एफर्ट ले, ये थोड़ा ग्राहक के भी ऊपर रहता है कि क्या उसको ये सब पसंद आ रहा है। यानी हम इंडिविजुअल लेवल पे जाए तो हमको तो पसंद आ रहा है, लेकिन हमारे हाँ। जैसी सोच वाले क्या उस शहर में उस आउटलेट में जाने वाले जो कंपनी को चाहिए 2,000 या 3,000 ग्राहक हर एक दिन जाए, क्या वो उस तरह का ग्राहक अट्रैक्शन वहां है? तो इसके ऊपर ये सब निर्भर होता है। इसलिए ये कभी ओके। कभी ऐसा होता है कि ये जो बहुत बड़ा स्केल का बिजनेस है, तो एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद ही हमको पता चलता है कि इसमें मुनाफा होगा या नहीं होगा। तब तक एक उम्मीद के जरिए हम आगे चलते जाते हैं, और आगे चल के कभी कभी एक तरह से ये निराशा हमें सामने आती है कि नहीं हुआ ओके। जैसा हमने सोचा। जी। उनके फाउंडर के दुखद निधन के बाद ये कंपनी कैसे संभाली गई, ये हमें बताइए। जी, तो एक तरह से ये दुखद है, और एक तरह से इसमें जो उनकी जो पत्नी है, मालविका हेगड़े जी, तो हमें बहुत आदर से ये बताना चाहिए कि जब उन्होंने ये कारोबार संभाला, जुलाई 2019 में उनका निधन हो गया। उसके बाद ये मिसेस मालविका हेगड़े जी है, ये कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ बनी। तो मैंने जो उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी किए, 2019 में ये घटना हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ लास्ट 4 या 5 साल में, अगर ये हम ये देख लेते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट से, जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उससे क्या पता चलता है कि पहले ही साल, यानी ये हादसा होने के बाद पहले ही साल उन्होंने क्या किया कि कंपनी की ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इन्वेस्टमेंट थी। यानी इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट भी थी, एक टेक्नोलॉजी पार्क था, और इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने कहा कि कंपनी की जो सब्सिडरीज और अदर जो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जब हम उसे कहते हैं दूसरे बिजनेस जी। में, इस तरह की 48 कंपनीज थी। तो उन्होंने धीरे धीरे ये नंबर कम करके उनका जो इक्विटी शेयर होल्डिंग था ये कंपनियों में, तो कुछ कंपनियों का जो शेयर होल्डिंग है वो उन्होंने बेच दिया। और कंपनी के पास कुछ रियल इस्टेट थी, जैसे एक टेक्नोलॉजी पार्क था, वो भी उन्होंने बेच दिया। तो इस तरह ओके। से उन्होंने क्या किया कि पहले ही साल में 4,000 करोड़ से ज्यादा जो बैंक लोन्स थे, वो उन्होंने वापस कर दिए। और फिर ओके। उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने मैं तो ये मानता हूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली कहीं दिया नहीं है, लेकिन हम इस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं एज अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, जब हम इस तरह का गणित देखते हैं। और हम कुछ इंफॉर्मेशन तो उसमें अवेलेबल ही है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, कि जैसा मैंने कहा पहले कंपनी के 1,600 या 1,700 आउटलेट थे, तो वो धीरे ओके। धीरे कम करके अभी वो 500 या 600 के बीच में है वो संख्या। तो हम एक जी। अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने एनालाइज किया कि ए प्रीमियम प्रॉफिटेबल आउटलेट्स कौन से हैं, कि जो बिल्कुल ठीक तरह से चल रहे हैं। फिर शायद दूसरा कैटेगराइजेशन किया होगा कि वो लगभग ब्रेक इवन टाइप है, या थोड़ी बहुत कुछ और मेहनत करे तो यहां से मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने उनके जो पूरे आउटलेट्स है, वो शायद उन्होंने ABCD इस टाइप का कुछ एनालिसिस किया होगा। और जहां वो उन्होंने ये निष्कर्ष पे आई कि ये एक पर्टिकुलर आउटलेट है, वहां बहुत ही मुश्किल है
वो प्रॉफिटेबल करना, वो बहुत ही घाटा दे रहा है, तो वो बंद कर दिया गया। और जो घाटे पे राह पे है वहां भी उसको भी रिकवर करना कठिन है, तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो उनको लगता है कि जो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल आउटलेट्स है उतने ही अभी उन्होंने रखे हैं। तो जैसा मैंने कहा ओके। कि कंपनी का एक समय में 4,000 करोड़ से ज्यादा भी उनकी आय थी कंपनी की, वो अभी कम होके 1,000 करोड़, 1,100 करोड़ इस तरह से आ गई है। लेकिन ये जो फिनेंशियल बर्डन था कंपनी के ऊपर, जैसा मैंने कहा कि एक सिंपल 2020 में ही उन्होंने 4,000 करोड़ से ज्यादा ये जो लोन्स है वो चुकते कर दिए। तो इस तरह से वो अभी एक एक तरह से ये कोशिश कर रही है कि ये क्या कंपनी का जो ओवरऑल साइज है वो थोड़ा ट्रिम करके, इतना बड़ा एम्पायर न रख के, जो उनकी जो ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है या ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस नहीं है, तो उनसे छुटकारा पाके, जो एसेट्स रिटर्न नहीं दे रही है वो एसेट बेच के क्या कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे आ सकती है, इस तरह से कुछ ना कुछ वहां एफर्ट्स हो रहे हैं। तो हमको ये ओके। एक तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी दुखद घटना झेलने के बाद भी उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी तरह से ये संभालने की कोशिश जरूर की है कंपनी, ये जी। मैं जरूर जी कहूंगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये बहुत ही प्रेरणादायी कथा है। तो आगे चल के कंपनी बनी रहने की संभावना है? देखिए अभी इसमें दो तीन मुद्दे हैं। एक तो है कि कुछ कानूनी पेच है। तो कंपनी क्या कानूनी पेज के बाहर आ सकती है, इस पे ये बिल्कुल निर्भर है। क्योंकि ऐसा है कि ये लिस्टेड कंपनी है जैसा मैंने कहा, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, तो उनकी तरफ से भी कुछ इंक्वायरी और जांच हुई है। और उन्होंने कंपनी को कहा है कि कंपनी में कुछ रिसीवेबल्स है, यानी कुछ कंपनियों से उनको पैसा कलेक्ट करना है। तो अगर ओके। वो कलेक्ट करने के लिए सेबी ने उनको ये एक इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी लीगल फर्म को अपॉइंट करके एक तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो रकम भी बहुत बड़ी है, तकरीबन 3,500 करोड़। ये भारी संख्या में एक उनको रिकवरी करनी है एक कंपनी से। जी। तो ये इतना आसान नहीं है, अगर इतने सालों में ज्यादा कुछ रिपेमेंट नहीं हुआ है, तो उसका मतलब है कि ये जहां दी गई है शायद वो भी कुछ बिजनेस की कठिनाइयों का सामना कर रही है, वो कंपनी भी है। तो इस तरह ओके। से ये एक डिफिकल्टी मुझे दिख रही है। दूसरा यह है कि अगर ये सेबी इस तरह का, कंपनी ने अभी शुरू शुरू में सेबी ने तो 26 करोड़ का फाइन इसके ऊपर लगाया था। तो कंपनी ने जी। वो अपील किया है, और जो अपेलेट ट्राइब्यूनल है एसएटी जिसे कहते हैं, तो एटलीस्ट टेम्पररी उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी है ये फाइन पे। लेकिन आगे ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि तो इस तरह से ये जो कानूनी पेच है। और कंपनी की जो कुछ सब्सिडरीज है, तो उसमें एक सब्सिडरी जो है, तो उसमें एक बैंक ने रिकवरी के लिए ये कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में भी कंपनी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए जो कोई वित्तीय संस्था है, वो डेफिनेटली कंपनी ये चाहेगी कि कंपनी जल्द से जल्द उनका पैसा वापस दे। ऑफ कोर्स वो जानते हैं कि कंपनी भी एक डिफिकल्ट समय से गुजर रही है, तो थोड़ा वक्त तो देना चाहिए उनको। बिजनेस मॉडल अगर थोड़ा ट्विक करना है, थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना है, तो इस तरह से देखना चाहिए कि ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि अभी 2023 के ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो है अवेलेबल, और 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेलेबल। तो अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हम जुड़ जाते हैं और कंपेयर करते हैं 2023 से, तो ऐसा लगता है कि 1,100 करोड़ उसके बीच में कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू या आय जो है वो वहां है। और कंपनी का जो अभी मुनाफा नहीं है, और घाटा है वो भी 300 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर है। तो चैलेंजेस बहुत है। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये कानूनी पेच है उसमें अगर उनको राहत मिलती है, और कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कि ये जो देख रहा है कि कंपनी किस दौर से गुजरी, और फिर भी कंपनी कुछ ना कुछ एफर्ट कर रही है, तो एक अप्रिशिएबल काम भी कर रही है, नई मैनेजमेंट है। तो ये सब देख के अगर कोई ना कोई और टेम्पररी कैश फ्लो सपोर्ट अगर ये कंपनी को मिलता है, लेकिन ये सब टेम्पररी चीजें हैं। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि कंपनी अगर वही आउटलेट्स रख के जो अभी प्रॉफिटेबल है,
अगर कुछ ना कुछ इस तरीके से जो ग्राहक वहां जा रहे हैं और जो जितना खर्चा वहां कर रहे हैं, तो आइदर टोटल ग्राहक जो हर एक शॉप में जा रहे हैं, कॉफी शॉप में जा रहे हैं, उनकी तो संख्या बढ़नी चाहिए। या अगर वो 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया जो भी खर्च कर रहे हैं पर कंज्यूमर वहां जो स्पेंडिंग हो रहा है, वो भी कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ना चाहिए। तो मैं तो जरूर जानता हूं कि कंपनी उस पर बहुत सीरियसली सोच विचार कर रही होगी। अगर ये इस तरह का कोई सॉल्यूशन उनको मिलता है कि कहाँ क्या वहां कुछ और तरह के पेय या कुछ और तरह की खाने की चीजें रख के या कुछ नई आइडिया रख के, अगर वहां कस्टमर का फुटफॉल बढ़ता है, वहां कस्टमर की स्पेंडिंग बढ़ती है, तो फिर क्या होगा कि सेल जो अभी 1,100 के बीच ऐसा लग रहा है कि एक तरह से ये स्टैग्नेट हो गया है, तो उससे थोड़ा ऊपर उठेगा। और फिर कोई अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर है कि जो चाहता है कि इसमें अभी भी एक अच्छी तरह से ग्रोथ होने का चांस है, तो ये सब अगर हो गया, अगर ये जो मैंने कहा ये सब कॉन्टिजेंट चीजें हम इसे कहते हैं, तो ये सब जी। अगर चीजें इफ दे ऑल फॉल इन प्लेस, तो फिर डेफिनेटली चांस है कि कंपनी एक फेज 2 या फेज 3 टाइप का रिवाइवल हम दे सकते हैं कंपनी का। ओके। हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि सीसीडी का रिवाइवल हो और उनके बहुत सारे आउटलेट्स पूरे भारत में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जाने का अनुभव इतना अच्छा है। वहाँ पे बैठना, काम करना, बातें करना, मीटिंग्स करना, हम जी सबने किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी। तो मैं भी ये शुभकामना जरूर करूंगा कि कुछ ना कुछ कंपनी को कुछ राहत मिल जाए और उनके जो अच्छे एफर्ट्स चल रहे हैं एक तरह से वो सक्सेस की ओर जाए। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के आई मीन बरकत हो फिनेंशियल, कि जिनका जिनका भी पैसा कंपनी को देना है कंपनी वो दे भी पाए। तो एक तरह से सुजलाम सुफलाम हम उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सीसीडी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।